सबसे पहली बात, वक्फ बोर्ड तो पहले था ही नहीं। सरकार ने वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों करवाया? वक्फ के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है उसके स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अमीर बना रही है, राहुल गांधी की भाषा में। तो वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस एंटिटी नहीं है कि अभिषेक मनु सिंघवी का केस 2 मिनट में सुन लिया जाता है, कपिल सिब्बल का केस 2 मिनट में सुन लिया जाता है। तो कोलिजियम के अंदर बैठे हुए जो इनके लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया, देश को उलझाए रखने की कोशिश ये की है कांग्रेस ने। मेनली जो वक्फ का कंसेप्ट है वो यही है कि भैया ये मस्जिद अपना खर्चा खुद निकालेगी, ये कब्रिस्तान अपना खर्चा खुद निकालेगा। तो सरकार ने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, जबकि वो राइट टू प्रॉपर्टी जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसका हनन था। दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के मोहर लग चुके हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल के खिलाफ जो है याचिका दायर करेंगे। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथी पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो प्रक्रिया आने वाले समय में इस बिल को होने वाली है वो क्या रहेगी। इसमें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल वहीं से रहेगा कि जिस तरीके से ये तमाम जो विपक्ष की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे वो कह रहे कि हम दलील देंगे इस बिल के खिलाफ, क्या लगता है ये हो पाएगा? क्वेश्चन में बस एक करेक्शन करूंगा मैं आपके, तमाम विपक्षी पार्टियां नहीं, कांग्रेस लेड कर रही है इसको। सबसे पहली बात इस चीज को समझ लीजिए, ये कांग्रेस का मूवमेंट है, कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। अब 2014 के बाद इस देश में जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है तो आमतौर पे पुरानी जो सरकारें रही हैं उनको अपना बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना होता है, उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, 1 या 2 मौके को छोड़ दिया जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति की तरफ से भी कोई रोक टोक रही हो, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी नहीं है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि पुनर्विचार किया जाए। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदल गई, लोकसभा से पहले पास करवाओ, फिर राज्यसभा से पास करवाओ, राष्ट्रपति से मोहर लगवाओ और उसके बाद न्यायपालिका में लंबी लड़ाई लड़ो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो। देश को उलझाए रखने की कोशिश ये की है कांग्रेस ने, और इसके पीछे का तर्क केवल एक ही था, बहुत सिंपल सा तर्क था कि रिफॉर्म्स लाने ही मत दो। सरकार अगर रिफॉर्म ला नहीं पाएगी तो अपने आप ही चली जाएगी। दरअसल 2014 में जो ये लुटियंस मीडिया, खान मार्केट गैंग और विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी की जीत जो है वो फ्लूक है, तो फ्लूक है तो ये फ्लूक दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें इस बीच में। और इस चीज के लिए न्यायपालिका में जो उनके लोग बैठे हुए थे उनका इस्तेमाल किया गया था। मैं बहुत क्लियरली बात कह रहा हूं कि आप अगर एक आम आदमी है तो आपको न्याय 20 से 30 साल बाद मिलेगा। आप अगर कुछ PIL दाखिल करें या अपनी कोई चीज दाखिल करें तो संभव है कि आपका एक हियरिंग आ जाए और दूसरी हियरिंग आपकी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे ना जाने कितने ऐसे वकील हैं जो रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुबह उनकी हियरिंग हो जाती है। कैसे? लॉ के नजर में कहा जाता है ना, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी नजर नहीं आती है कि अभिषेक मनु सिंघवी का केस 2 मिनट में सुन लिया जाता है, कपिल सिब्बल का केस 2 मिनट में सुन लिया जाता है। तो कोलिजियम के अंदर बैठे हुए जो इनके लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सरकार मजबूत है, रिफॉर्म लाना चाहती है और उसको पता है कि न्यायपालिका के अपने दायरे हैं। जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में या फंडामेंटल राइट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, संविधान की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, तब तक न्यायपालिका चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केशवानंद भारती केस जो है वो एक ऐसा केस रहा है जो मील का पत्थर रहा है, गूगल करे पढ़े तो आपको पता चलेगा कि तब न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाया था, क्योंकि वो संविधान की मूल भावना और फंडामेंटल राइट्स का हनन था। वरना इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट किया गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी का है, क्योंकि सरकार को लैंड रिफॉर्म्स करने थे, सरकार को गरीबों को जमीन देनी थी, तो सरकार के पास इतना धन नहीं था कि आपसे जमीन खरीदे, उसका पैसा जमींदारों को दे और उसके बाद ये जमीन के पट्टे गरीबों को दे। तो सरकार ने क्या किया, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, जबकि वो राइट टू प्रॉपर्टी जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसका हनन था। लेकिन रिफॉर्म्स करने थे, इस चीज के लिए वो अमेंडमेंट जरूरी था, बहुत विरोध हुआ उसको लेकर कई केसेस चले। बहरहाल अब जब ये वक्फ बोर्ड पे मामला है तो वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस एंटिटी नहीं है। आपको वक्फ करने से जमीन कोई नहीं रोक रहा है, दान देने से जमीन कोई नहीं रोक रहा है, बट जो उसका कस्टोडियन है,
जिसे मुतवल्ली कहा जाता है, वो उसका जो मालिक बन बैठा है, उसके राइट्स को काटा जा रहा है, उसकी जो माफियागिरी है उसके पर को काटा जा रहा है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जयपुर में एक बहुत अच्छी रोड है जिसका नाम है एमआई रोड, सबसे पॉश इलाका है जयपुर का। सोचिए कि वहां पे एक दुकान है जिसका रेंट है 50,000, बट वक्फ बोर्ड की जमीन पे एक दुकान है तो उसका रेंट कितना है? 3,000। हाउ? एक ही रोड पे दो दुकान, एक का रेंट 50,000, एक का रेंट 3,000। भैया अगर कोई होटल रेंटेड जमीन पे बना हुआ है तो उसका मंथली रेंट है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जैसी लोकेशन है। लेकिन एक 5 स्टार होटल जो कि वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, उसका रेंट है 50,000 रुपीज पर मंथ। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी के जो केयर टेकर्स थे वो उसके मालिक बन बैठे और उसके बाद उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज का दोहन किया। दूसरी चीज, लोग बोल रहे हैं कि ये रिलीजियस मैटर है, ये हमारा अपना मैटर है। तो सबसे पहली बात, वक्फ बोर्ड तो पहले था ही नहीं। सरकार ने वक्फ बोर्ड का निर्माण क्यों करवाया? वक्फ बोर्ड का निर्माण इसलिए करवाया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज की देखभाल की जा सके। अगर सरकार किसी के आपसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तो जब ये एक्ट बनाया गया, जब ये बोर्ड बनाया गया और 2013 में जब उसको ड्रैकोनियन ताकत दी गई कि वो जिस जमीन पे चाहे उस जमीन पे अपना दावा ठोक सकती है, तब मुसलमान समाज ने विरोध क्यों नहीं किया? भैया आप भी तो वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट बिल्स इसी संसद में लाए थे ना, जिस संसद के अंदर मोदी सरकार लेके आ रहे हैं। तो मोदी सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है तो आपने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टी इस देश की प्रॉपर्टी है। वक्फ है क्योंकि देश है, देश नहीं रहेगा वक्फ नहीं होगा। रेलवे की जमीन रेलवे की है लेकिन रेलवे से पहले देश की है। डिफेंस की जमीन डिफेंस की है लेकिन डिफेंस से पहले देश की है। मेरी जमीन मेरी है लेकिन मेरे से पहले देश की है। अगर सरकार को कोई हाईवे निकालना होगा, मेरे खेतों के आसपास से वो हाईवे गुजर रहा है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो मेरी जमीन ले, बदले में मुझे कंपनसेट करे, मुझे मुआवजा दे। वरना नोएडा में जो आज आप इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन गए हैं, वो क्या हवा से निकले हैं? बिल्कुल, वो किसी की जमीन से तो निकले हैं। तो इस देश की हर एक प्रॉपर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी है और वक्फ से अलग नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वक्फ के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है उसके स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अमीर बना रही है राहुल गांधी की भाषा में, और बाकी लोगों को गरीब बना रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और रेलवे है, ये दोनों देश के 2 सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। वो डिफेंस का जो मेन काम है, अगर आप देखेंगे ढंग से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की रक्षा सुरक्षा करना है। लेकिन डिफेंस के लैंड्स पे हॉस्पिटल्स हैं जो आमतौर पे आर्मी के लोगों को तो ट्रीट करते ही हैं, लेकिन इन इमरजेंसी कंडीशंस और आम जनमानस को भी करते हैं। जब आप कश्मीर वगैरह जैसे इलाकों में जाएं जो पहले उपद्रव का शिकार होते थे, तो वहां पे आर्मी के हॉस्पिटल्स में ही, आर्मी के स्कूल्स में ही सिविलियंस भी पढ़ते थे और सिविलियंस भी अपना इलाज करवाते थे। अब आइए आप रेलवे पे, रेलवे अपनी जमीनों पे क्वार्टर्स बना रहा है, जिन क्वार्टर्स के अंदर रेलवे के कर्मचारी रहते हैं, जिसका एवरेज रेंट 6,500 रुपए एवरेज रेंट। वो हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं, वो स्कूल्स भी बना रहे हैं, जिसमें रेलवे एम्प्लॉय के लोग भी फेलिसिटेट होते हैं और एक आम इंसान भी फेलिसिटेट होता है, और ये दोनों संस्थाएं देश को कमा के दे रही हैं। तीसरा बड़ा लैंड ओनर वक्फ, तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ, वो सरकार को कुछ दे नहीं रहा है, बल्कि इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी सरकार से ले रहा है। तो सवाल ये है कि जो वक्फ का कंसेप्ट था वो तो आपने खत्म कर दिया। इंडिया में वक्फ का कंसेप्ट आता है जब 1100 ईस्वी के आसपास, जब भारत के अंदर पहली जमीन को वक्फ किया गया। वक्फ जब किया गया तो वहां पे एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो मस्जिद में जो हाफिज थे, मौलाना थे, इमाम थे और साथ में जो अजान देते हैं वो थे, उनकी तनख्वाह कैसे निकले? तो मस्जिद के आसपास की जमीन पर खेती होती थी, उस खेती के पैसे से इन चारों लोगों का वेतन चलता था। मेनली जो वक्फ का कंसेप्ट है वो यही है कि भैया ये मस्जिद अपना खर्चा खुद निकालेगी, ये कब्रिस्तान अपना खर्चा खुद निकालेगा। मॉडर्न वर्ल्ड में आप खेती नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? मस्जिद के अंदर कोई जाएगा तो उसके बाहर आपने दुकानें लगा दी, मस्जिद की प्रॉपर्टी के बाहर आपने क्या किया? घर बना दिए। उन घरों के रेंट से उन मौलानाओं की और वो जो जितने लोग काम करते हैं उस मस्जिद के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर, दरगाहों के अंदर, उनकी सैलरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हर सरकार से कभी ये 100 करोड़ चंदा ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, किसी से 150 करोड़ ले रहे हैं, किसी से 75 करोड़ ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी लैंड ओनिंग के बावजूद भी आपको पैसों की आवश्यकता क्यों है?
क्यों आवश्यकता है? तो जो वक्फ का कंसेप्ट है वो आपने खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड में जो कस्टोडियंस मालिक बन बैठे हैं उन्हें ये सरकार खत्म कर देगी। और क्योंकि ये जो कस्टोडियंस हैं ये मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, समझिएगा, ये मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं। जैसे आड़ती, किसान जो बिल आया था उससे किसान को समस्या नहीं थी, कृषि कानून से आड़ती को समस्या थी। तो ये जो भू माफिया हैं ये जो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करते हैं, जब इसे हम क्या कहेंगे, फेडरलिज्म कहेंगे कंसेप्ट में, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में, कि जब आप फेडरल तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज का बंटवारा करेंगे तो वहां से आने वाला पैसा आम मुसलमानों के पास जाने लग जाएगा, तो आम मुसलमान इस रिफॉर्म से खुश होगा। एक चीज बात बताइए ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आज इस देश में मुसलमानों की हालत क्या है, या आज से 10 साल पहले इस देश में मुसलमानों की हालत क्या थी। समझिए, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको लाइन में लगे हुए सबसे ज्यादा लोग मुसलमान समाज के मिलेंगे। आप सरकारी राशन की दुकानों पे चले जाइए, लाइन में लगे हुए सबसे ज्यादा लोग मुसलमान समाज के मिलेंगे। आप जेलों के अंदर जो क्राइम्स हैं, क्या कहते हैं वो, पॉकेट मारी, ये छीना झपटी, इन सब में सबसे ज्यादा अपराधी आपको कौन मिलेंगे? मुस्लिम समाज के लोग मिलेंगे। ट्यूब पंचर लगाने वाले लोग सबसे ज्यादा किसके मिलेंगे? मुस्लिम समाज के मिलेंगे। ऑटो रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम समाज के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभाव रहा, पढ़े लिखे लोग कम रहे, धन जो है वो किसी एक बंदे के पास ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह गया। वरना इस देश में एक सिख रियासत थी, जब ये देश आजाद हुआ तो वी हैव वन सिख रियासत, बाकी हिंदू और मुस्लिम रियासतें थी। तो मुसलमान कभी गरीब तो था ही नहीं। अगर वो गरीब था तो उसकी रियासतें कैसी थी, वो राजा कैसे था? तो उस समय में भी जो मुस्लिम राजा थे वो अय्याश थे, वो दोहन करते थे जनता का, उनपे जजिया लगा के, उनपे टैक्सेस लगा के, वो अय्याशी में डूबे रहते थे। बाबर होली में शराब से नहाता था, वो शराब जो हराम है। सही कहा आपने। ठीक है, तो ये दोहन करने की इनकी जो परंपरा है वो आज की नहीं है, सैकड़ों सालों की है, और आज ये वक्फ बोर्ड के रूप में वो दोहन कर रहे हैं। और उस टाइम में भी उनको बचाने के लिए इस देश ने वीर सपूतों को जन्म दिया, और आज भी इसको बचाने के लिए देश ने एक वीर सपूत को जन्म दिया है, जो लोकसभा के अंदर ना केवल इस बिल को लेके आया है बल्कि उसने 240 पे 303 वाला काम करके दिखाया है। और अब चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए वो आपका अधिकार है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। वक्फ बिल या वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां स्वाहा। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो ओवैसी लगातार एक सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि ये बिल आता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं, मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, वो सब जो छीन लिया जाएगा। देखिए, यही गलत चीज है। वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें मेरा मतलब, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ नंबर्स में, 1,24,000 के आसपास मस्जिद है, और लगभग यही मामला कब्रिस्तानों का भी है। इस पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है महाराज। डिस्प्यूट है, आपने एक लैंड वक्फ कर दी, आपने कथित रूप से वक्फ कर दी, उस पे बनना था मदरसा, लेकिन मेरी नजर पड़ गई उस पे, मैंने क्या किया, उस पे अपना अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। दिक्कत वहां है, दिक्कत वहां, ना मस्जिदों को कुछ होने वाला है ना कब्रिस्तानों को कुछ होने वाला है। सबको पता है कि यार यहाँ पे 500 सालों से वो दफन हो रहे हैं, यहाँ पे वो 100 सालों से दफन हो रहे हैं, यहाँ वो 25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ वो 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। प्रॉब्लम कहाँ होनी है, आप गए शहर कमाने, आपके घर पे कोई बचा नहीं, तो अचानक से एक बंदा रात में जगा और उसने वक्फ बोर्ड को कह दिया मैं ये जमीन वक्फ करता हूँ। वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं कि वो जमीन उसकी नहीं है, और वो ससुरा मर गया। आप 3-4 साल पैसा कमा के गाँव गए तो पता चला कि वक्फ बोर्ड कह रहा है ये जमीन तुम्हारी नहीं रही, ये तो वक्फ हो गई है। अब तुम जाओ, अब ट्रिब्यूनल के चक्कर काटते रहो काटते रहो काटते रहो। आपको बताऊं मैं एक चीज, जो बड़ी लैंड ओनिंग साइट्स है ना, बड़ी वक्फ की बड़ी लैंड ओनिंग साइट्स, उसमें मैक्सिमम पे रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो हिंदुओं के पास है, मैक्सिमम पे। मैं वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो मान लीजिए 10 मकान है, 10 में से 4 ऐसे मकान है जिनका रेंट 6,000 है, और 6 ऐसे मकान है जिनका रेंट 3,000 है। तो जो 6,000 वाला रेंट मिलेगा ना आपको, उसमें 90% आपको हिंदू किराएदार मिलेंगे। बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो मैक्सिमम आपको नॉन मुस्लिम चलाते हुए दिखेंगे जो वक्फ लैंड पे है। लेकिन जब उनको कोई प्रॉब्लम हो तो ट्रिब्यूनल में उनको कौन मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। तो राइट टू इक्वालिटी कहां गई महाराज? मुसलमान ही अगर मुजरिम है, मुसलमान ही अगर जज है, तो वो व्यक्ति न्याय की गुहार लगाए तो लगाए किससे? अब इसके लिए इसके अंदर 2 बंदे डाल दिए गए हैं। ये 2 बंदे वो हैं जो अदर कम्युनिटी के हों,
जी। ताकि मैं अगर फरियाद करने ट्रिब्यूनल के पास पहुंचूं तो उसकी निष्पक्षता पर मुझे संदेह ना हो। इस देश की जुडिशियल ट्रिब्यूनल एक तरीके से कोर्ट का काम कर रहा है, और कोर्ट ही अगर निष्पक्ष ना हो तो न्याय की गुहार लगाए तो लगाए कहां से। एक और तर्क दिया जाता है देवभूमि ट्रस्ट एंड ऑल। सबसे पहली बात, मेरी बात समझिए, कोई भी देवभूमि ट्रस्ट एंड बोर्ड ऐसा नहीं है जो पैन इंडिया लेवल पे हो। पैन इंडिया लेवल पे वो छोटे छोटे रीजन्स में काम कर रहे हैं। और सेकेंडली, उनके डिस्प्यूट या किसी भी चीज में कलेक्टर ही सर्वमान्य होगा, जो उस जिले का कलेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं थी, इसका नुकसान बहुत होता था। ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूं कि मुसलमान समाज के अंदर सब भूमाफिया ही है। कई लोग अच्छे आते हैं जो चाहते हैं कि हम ना इसको सही करें, इसको ठीक करें। अब जब आप वो बंदा ठीक करने की कोशिश करता है तो वो कलेक्टर को फोन करता है। अब चूंकि कलेक्टर सुपीरियर नहीं है, पावरफुल नहीं है पहले वाले बिल के अंदर, तो वो एसपी साहब को फोन करते हैं। एक शादी भक्ति में एक्शन वाला चला जाता है बंदा, उसको 100, 200, 500 या डरा के भगा दिया जाता है। अब जब कलेक्टर के निहित में वो प्रॉपर्टीज आएंगी तो कलेक्टर का ऑर्डर कौन सा एसपी नहीं मानेगा? बिल्कुल कलेक्टर का ऑर्डर कौन सा एसएचओ नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वहां पे बुलडोजर चलेगा। वो बुलडोजर जब चलेगा तो वो डर तो है ही। लेकिन एक स्पष्ट चीज से मैं आपको बता दूं, सभी दो मतलब कि मैंने इस वक्त बोर्ड पे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर से बात की है, मैंने खुद भी ये बिल पढ़ा है। किसी की मस्जिदें नहीं जा रही, किसी की दरगाहें नहीं जा रही हैं, किसी की कब्रिस्तानें नहीं जा रही हैं, लेकिन मस्जिद के बगल में जो जमीन मस्जिद के रखरखाव के लिए, हाफिज की तनख्वाह के लिए, मौलाना की तनख्वाह के लिए दी गई थी, उस जमीन पर जो अवैध कब्जा है वो जा रहा है। लेकिन वो जाके भी वापस किसके पास आएगा? आम मुसलमानों के पास। जब वहां स्कूल बनेंगे, मदरसे बनेंगे, तो उससे प्रॉफिट किसको होगा? अरे नहीं चाहिए आपकी जमीन पे, हिंदुओं को हक ही नहीं चाहिए महाराज। इनके पास अपना इतना है कि वो खुश हैं। ये वक्फ बोर्ड नहीं चला पा रहे। हमारा तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है वो पूरा का पूरा नगर निगम का काम करके दे रहे हैं। ये अपना बिन नहीं चला पा रहे। हमारे एक एक मंदिर 150, 200 पुजारियों की तनख्वाह दे रहे हैं, बगल में स्कूल चला रहे हैं। महावीर अस्पताल जो हमारा है वो कैंसर अस्पताल, महावीर मंदिर जो है वो कैंसर अस्पताल चला रहा है, लाखों लोगों को भोजन दे रहा है। एक एक गुरुद्वारा मुफ्त में लंगर बांट रहा है, और आप सरकार से पैसा लिए जा रहे हो, पैसा लिए जा रहे हो। और तीसरे सबसे बड़े मालिक हम हैं, ये दलील भी दिए जा रहे हो। मालिक हो या नौकर हो, तय करो। नौकर हो पैसा लो, मालिक हो पैसा दो, देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आशुतोष, ये तमाम चीजें बड़ी बारीकी से आपने समझा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है लगातार जो है जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि इससे जो है मस्जिदें छिन जाएंगी या जो कब्र है वो छिन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं।